साइंस फिक्शन की टाइम मशीन्स हमें बहुत सी संभावनाएं मुहैया कराती हैं, लेकिन क्या टाइम ट्रैवल कभी सच भी हो सकती है? मैं आपको हैरान नहीं करना चाहता, लेकिन टाइम ट्रैवल अब कोई साइंस फिक्शन नहीं है, ये अब साइंस रियलिटी बन चुका है। टाइम को शायद आप मोड़ भी सकते हैं, खींच भी सकते हैं। तो कुछ मायनों में टाइम ट्रैवल वैसी ही अजीब और अलग चीज हो सकती है जैसे कि हमारी सबसे वाइल्ड साइंस फिक्शन फैंटेसीज होती हैं। टाइम ट्रैवल की जांच पड़ताल करके हम कॉस्मोस के सबसे गहरे राज उजागर कर रहे हैं। टाइम ट्रैवल के बारे में सोचकर हम अपने यूनिवर्स की नेचर के बारे में बहुत कुछ सीख सकते हैं। यह हमें मजबूर करती है कि हम फिजिक्स के कुछ सबसे मुश्किल और आज तक सवाल ही बने रहे तथ्यों का सामना करें। यूनिवर्स के बारे में हम जितना समझते हैं ये उतना ही अजीब होता है। हाउ द यूनिवर्स वर्क। कैम्ब्रिज इंग्लैंड में 2009 में बेहद प्रसिद्ध फिजिसिस्ट स्टीफन हॉकिंग ने एक पार्टी दी। खास स्नैक तैयार किए गए, शैंपेन परोसी गई, लेकिन मेहमानों की लिस्ट में दोस्त और फैमिली शामिल नहीं थे। इनवाइट किया गया सिर्फ टाइम ट्रैवलर्स को। ये ऐसी शख्सियत थे जिन्होंने ब्लैक होल्स पर फिजिक्स ऑफ टाइम पर काम किया था। तो उन्होंने सोचा कि अगर सचमुच टाइम ट्रैवलर्स मौजूद हैं, तो फिर वो इस पार्टी के लिए स्पेस और टाइम के एक खास मुकाम पर जरूर साथ आएंगे। इस पार्टी की एक जगह, तारीख और समय तय किया गया, लेकिन यह न्योता पार्टी के बाद दिया गया। उन्होंने सिर्फ भविष्य के लोगों को न्योता दिया जो अतीत की यात्रा कर सकते थे। प्रोफेसर हॉकिंग लगातार इंतजार करते रहे, लेकिन बदकिस्मती से कोई नहीं आया। तो क्या ये समझा जाए कि टाइम ट्रैवल होती ही नहीं? जी नहीं, शायद उनके बारे में भविष्य में ये सोचा जाए कि वो अजीब सी पार्टीज देते थे। लेकिन बिना मेहमानों वाली पार्टी भला कोई पार्टी होती है? क्या टाइम ट्रैवलर्स अतीत में लौटते हुए पार्टी में शरीक हो सकते थे? हम सब भविष्य की तरफ बढ़ रहे हैं। एक तरह ये टाइम ट्रैवल ही है। आप 60 सेकंड प्रति मिनट के हिसाब से भविष्य की ओर जा रहे हैं। ये एक तरह की छलांग जैसा है। टाइम ट्रैवल की चर्चा करने के दौरान आप या तो भविष्य में या अतीत में तेजी से जाने की बात करना चाहते हैं। अगर हम स्टीवन हॉकिंग की पार्टी में जाना चाहें, जो अब अतीत की बात है, तो हम ऐसा कैसे करेंगे? इसका एक तरीका होगा टाइम से होकर गुजरने के अपने रास्ते को बदलना, और एल्बर्ट आइंस्टाइन के मुताबिक ये मुमकिन है। 100 साल पहले आइंस्टाइन ने एक साइंटिफिक क्रांति शुरू की। उनका कहना था कि हम स्पेस और टाइम से जुड़े अपने कॉमन सेंस आइडियाज को भूल जाएं। तो हम अपने यूनिवर्स को वक्त के साथ बदलने वाली एक 3 डायमेंशनल जगह के बजाय इसे एक 4 डायमेंशनल जगह के तौर पर सोचें, जिसे कहते हैं स्पेस टाइम। अगर आप इस बारे में गंभीरता से सोचें, तो टाइम से जुड़ी आपकी सारी ऑब्जर्वेशंस स्पेस में मूव करने वाली किसी चीज से सीधी जुड़ी महसूस होंगी। किसी दिन में सूरज के उगने और ढलने के अलावा और क्या होता है? या फिर कोई घंटा किसी घड़ी की सुई के मोशन से ज्यादा और क्या है? स्पेस की 3 डिमेंशंस जुड़ी हुई हैं टाइम की एक डिमेंशन के साथ, जो बनाती हैं 4 डिमेंशनल स्पेस टाइम कंटिन्यूअम। ये भविष्य के टाइम ट्रैवलर्स के लिए एक अच्छी खबर है। इसका मतलब है कि स्पेस से होने वाला मोशन टाइम से होने वाले मोशन से जुड़ा है। हम स्पेस टाइम से होकर गुजरे हैं, स्पेस या टाइम से होकर नहीं। इसके काम का तरीका ये है कि अगर मैं कहीं खड़ी हूँ और बहुत तेज रफ्तार से स्पेस से होकर मूव नहीं कर रही, तो मैं टाइम से होकर ज्यादा रफ्तार से मूव कर सकती हूँ। ये डेलोरियन कार आपको चलती नजर नहीं आएंगी, लेकिन ये मूव कर रही हैं टाइम से होकर। ये कार, इसका ड्राइवर और जिस सड़क पर ये खड़ी है, वो सभी उसी रेट पर समय से होकर गुजर रहे हैं। जैसे ही ड्राइवर गाड़ी को स्टार्ट करके चलाता है, टाइम से होकर गुजरने वाला कुछ मूवमेंट बदल जाता है स्पेस से होने वाले मूवमेंट में। स्पेस से होकर गुजरने पर मेरे स्पेस टाइम से होकर गुजरने वाले कुछ इंट्रिंसिक मूवमेंट को वो मोशन ले लेता है।
अगर मैं स्पेस से ज्यादा तेजी से निकलूं तो टाइम में मेरी रफ्तार धीमी हो जाएगी। साइंटिस्ट्स इसे कहते हैं टाइम डायलेशन। स्पेशल रिलेटिविटी का एक नतीजा ये होता है कि तेज चलने वाली घड़ियां दरअसल धीमी चल रही होती हैं, और ये सिर्फ एक थ्योरी नहीं है, इसे टेस्ट किया जा चुका है और ये कमाल है। आप 2 एटॉमिक क्लॉक्स लीजिए जिन्हें सटीक ढंग से सिंक्रोनाइज किया जा चुका है। अगर इनमें से एक को किसी प्लेन में रख दें और ये प्लेन कुछ 100 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चले तो इन दोनों घड़ियों के टाइम में फर्क आ जाएगा, और ये अंतर बिल्कुल उतना ही होगा जितना रिलेटिविटी से पता चला होगा। और आइंस्टाइन वाले दौर में तो हमें हमारे सबसे बुनियादी अंदाजों के बारे में भी फिर से सोचना होगा। आइंस्टाइन के दौर से पहले लोग सड़क पर किसी से पूछा करते होंगे, जरा बताइए टाइम क्या हुआ है, जैसे टाइम नाम की कोई चीज वाकई होती थी। लेकिन आइंस्टाइन ने ये सोच खत्म करते हुए ये कहा कि हम में से हर एक का अपना पर्सनल टाइम होता है और उसकी रफ्तार एकदम अलग अलग हो सकती है, क्योंकि हर किसी का वक्त अलग ढंग से बीतता है, तो घटने वाली घटनाओं के लिए हर किसी की राय अलग अलग तरह की होगी। अब तक दुनिया में जिंदा रहने वाले हर इंसान को लग रहा है कि वो उस पल में ही जी रहा है जिसे हम कहते हैं अब, और हर इंसान को लगता है कि उनका अब ही असली अब है। लेकिन यूनिवर्स से जुड़ी एक कमाल की बात ये है कि इसमें हर किसी के लिए हालात एक से नहीं हैं। लोगों की सफर की दर, रफ्तार अलग अलग है। यूनिवर्स में अलग अलग तरीकों से मूव करने के कारण आप ये नहीं बता सकते कि पूरी दुनिया का आज क्या है। और हम जितना आगे तक देखते हैं, ये फैक्ट उतना ही सुर्खरू लगता है। हमें ये पूछने में कोई दिक्कत नहीं होती कि फिलहाल पेरिस में क्या हो रहा है ना? लेकिन ये बताने में दिक्कत होती है कि फिलहाल एंड्रोमेडा गैलेक्सी में क्या हो रहा है। लेकिन ये बहुत दूर है और अलग अलग ऑब्जर्वर्स एंड्रोमेडा गैलेक्सी के इस पल को अलग अलग ढंग से बयान करेंगे। और टाइम डायलेशन की एक अनोखी खूबी है, ये तेज रफ्तार से मूव करते इंसानों को टाइम ट्रैवलर्स बना देता है। 27 मार्च 2015 एस्ट्रोनॉट स्कॉट कैली इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के लिए रवाना हुए। उनके 1 साल के मिशन का मकसद था इंसानी शरीर पर स्पेस फ्लाइट के प्रभावों को स्टडी करना। स्कॉट इस काम के लिए एकदम परफेक्ट कैंडिडेट थे, क्योंकि पृथ्वी पर मौजूद थे उनके जुड़वा मार्क। ये एक्सपेरिमेंट कई वजहों से किया गया। एक थी इंसान के शरीर पर स्पेस ट्रैवल और भारहीनता के प्रभावों को जानना, और इस एक्सपेरिमेंट को ज्यादा से ज्यादा कंट्रोल में रखना। और इन जुड़वाओं के बीच सिर्फ ग्रेविटी का ही फर्क नहीं था। स्कॉट 27,000 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पृथ्वी का चक्कर लगा रहे थे, तो पृथ्वी पर मौजूद अपने भाई के मुकाबले स्कॉट समय में आगे जा रहे थे। भविष्य की तरफ ये टाइम ट्रैवल फिजिक्स का कोई एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट नहीं है। स्कॉट वाकई सेकंड के एक छोटे से हिस्से से भविष्य में छलांग लगा चुके थे। स्कॉट जब पृथ्वी पर लौटे तो अपनी तेज रफ्तार के कारण अपने भाई की तुलना में उनकी उम्र कम रफ्तार पर बढ़ी, और वो इस मामूली से लम्हे से अपने भाई से छोटे हो गए थे। 27,000 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार तेज है, लेकिन सेकंड के इस जरा से हिस्से की सरहद पार करके भविष्य में जाने के लिए स्कॉट को और तेज रफ्तार की जरूरत थी। स्कॉट केली जब 1 साल पृथ्वी की कक्षा में थे, तब वो अगर चाहते कि पृथ्वी की उम्र 1000 साल बढ़ जाए तो तब उन्हें पृथ्वी की परिक्रमा कितनी तेज रफ्तार पर करनी पड़ती। पता चला कि तब उनकी रफ्तार प्रकाश की गति के बराबर होनी चाहिए थी। मैं आपको समझाना चाहूंगा कि ये रफ्तार कितनी तेज होगी। आज तक इंसान ने अपोलो 10 में ही सबसे तेज सफर किया है, जिसकी रफ्तार थी 40,000 किलोमीटर प्रति घंटा, और इसके लिए रफ्तार 25,000 गुना से भी ज्यादा तेज चाहिए होगी, और ये रफ्तार बहुत तेज है। भविष्य में शायद हम एडवांस्ड प्रोपल्शन वाला कोई स्पेसशिप बनाने की कोशिश करें जो रोशनी की रफ्तार से चलता हो, लेकिन फिजिक्स के नियमों के कारण ये आसान नहीं होगा। अब कितनी रफ्तार से जा सकते हैं इसकी एक सीमा है, और ये सीमा है रोशनी की गति। ये बात सच है, रिसर्च के जरिए ये साबित हो चुकी है।
ये 19वीं सदी की शुरुआत में नापा गया था और इसी वजह से आइंस्टाइन ने थियरी ऑफ रिलेटिविटी की रचना। स्पेशल रिलेटिविटी का केंद्र होती है स्पीड ऑफ लाइट। प्रकाश की रफ्तार से ज्यादा तेज कुछ हो ही नहीं सकता और कोई भी ऑब्जर्वर रोशनी को वैक्यूम में किसी और रफ्तार पर देख ही नहीं सकता। ये हमेशा होती है स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट हमारे यूनिवर्स की एक बुनियादी प्रॉपर्टी है। स्पीड ऑफ लाइट को आप सिर्फ वेलोसिटी या रफ्तार नहीं मान सकते हैं, इसके जरिए ही ये पूरा यूनिवर्स एकजुट है। आप जैसे जैसे स्पीड ऑफ लाइट के करीब पहुंचेंगे, टाइम किसी दूसरे ऑब्जर्वर की तुलना में धीरे धीरे धीमा होने लगेगा। यकीन करना मुश्किल है, लेकिन लाइट की स्पीड पर टाइम बिल्कुल प्रोग्रेस करता ही नहीं। और मुझे ये यूनिवर्स की सबसे रहस्यमयी बातों में से एक लगती है। लाइट बहुत ही आम है, मैं चारों तरफ से इससे घिरी हुई हूँ, लेकिन लाइट टाइम को एक्सपीरियंस नहीं करती। अगर आपकी रफ्तार लगातार बढ़ती जाती है और आप स्पीड ऑफ लाइट से आगे निकल जाते हैं, तो आइंस्टाइन की थियरी ऑफ स्पेशल रिलेटिविटी हमें बताती है कि हमारी घड़ी रुक जाएगी और फिर पीछे की तरफ चलने लगेगी। लेकिन हमारे प्रोपल्शन सिस्टम कितने भी एडवांस क्यों ना हो जाएं, यूनिवर्स हमें कभी प्रकाश की गति जितनी तेजी से सफर नहीं करने देगा। किसी भी चीज को बेहिसाब एनर्जी की जरूरत होती है, चाहे वो कार हो, मार्बल हो या फिर गैलेक्सी हो, कुछ भी हो, लाइट की स्पीड तक पहुंचने के लिए। इसी वजह से हम सोचते हैं कि लाइट की स्पीड सचमुच अनब्रेकेबल होती है। अगर आप इंसान के आकार वाले किसी स्पेसक्राफ्ट को प्रकाश की गति के 10% तक भी एक्सेलरेट करते हैं, आप 90 या 99% की रफ्तार तो छोड़ ही दीजिए, 10% पर भी इतनी एनर्जी चाहिए होगी जो इंसान ने अपने वजूद के दौरान आज तक इस्तेमाल नहीं की होगी और ना कभी करेगा। समय में आगे की तरफ छलांग लगाना आसान नहीं, लेकिन यूनिवर्स की बनावट इसे मुमकिन बनाती है। अगर आप लाइट की स्पीड के करीब पहुंचेंगे तो भविष्य में भी ज्यादा तेजी से पहुंचेंगे, लेकिन ये आपको अतीत में नहीं ले जा सकती। ये पीछे की तरफ लौटकर किसी के पार्टी में जाने का तरीका नहीं है। कोई सुपरफास्ट टाइम ट्रैवलिंग स्पेसशिप भी हमें हॉकिंग्स की पार्टी में वापस नहीं ला सकता। लेकिन अगर कॉस्मोस में कोई टाइम मशीन मौजूद हो तो 2009 में स्टीफन हॉकिंग्स ने टाइम ट्रैवलर्स के लिए एक पार्टी का आयोजन किया, लेकिन उसमें कोई नहीं आया। लेकिन क्या यह सिचुएशन कभी बदल सकती है? मान लीजिए हम भविष्य में हैं और हम उस पार्टी में जरूर जाना चाहेंगे जिसमें कमाल के स्नैक्स हैं, लेकिन वहां हम जाएं कैसे? हम जानते हैं कि बहुत तेज रफ्तार हमें भविष्य में पहुंचा सकती है, लेकिन यूनिवर्स में समय को मात देने वाली एक और फोर्स मौजूद है। ये है ग्रेविटी। याद रखना होगा कि सिर्फ एक ही चीज मौजूद है, स्पेस टाइम। स्पेस और टाइम अलग नहीं है, और ग्रेविटी की वजह से स्पेस टाइम भी मुड़ जाता है। आप स्पेस टाइम को एक रबर शीट जैसा समझिए। प्लैनेट्स और तारों जैसी बड़ी चीजें इसे खींचती हैं। इससे स्पेस और टाइम मुड़ जाते हैं। जब आप जबरदस्त ग्रेविटी वाली किसी चीज के करीब जाते हैं तो टाइम और स्पेस खिंचते हैं, और ऐसे में टाइम की रफ्तार धीमी होती जाती है। ऐसा तो पृथ्वी पर भी होता है। यहाँ जमीन के करीब समय की रफ्तार ज्यादा धीमी होती है। इसका मतलब यह है कि अगर आप किसी अपार्टमेंट बिल्डिंग में ऊंचाई पर रह रहे हैं तो आपकी घड़ी की रफ्तार नीचे रह रहे लोगों के मुकाबले ज्यादा तेज होगी। उनके मुकाबले आप पृथ्वी की ग्रेविटी को थोड़ा अलग तरह से महसूस करेंगे। अगर आप किसी पेंट हाउस में रहते हैं जो किसी इमारत में सबसे ऊपर है, तो आपकी उम्र बढ़ने की रफ्तार बेसमेंट में रह रहे शख्स से तेज होगी। समय का ये अंतर किसी सेकंड का बहुत छोटा सा अंश होता है, लेकिन यूनिवर्स में एक ऐसी जगह है जहां की जबरदस्त ग्रेविटी वक्त को काफी धीमा कर देती है। यह है ब्लैक होल। ब्लैक होल स्पेस का वो हिस्सा है जहां स्पेस इतना कर्व्ड होता है कि लाइट भी बच नहीं सकती। ब्लैक होल को कई मायनों में एक कुदरती टाइम मशीन कह सकते हैं। आप जितना किसी ब्लैक होल के करीब जाएंगे, ग्रेविटी के कारण वक्त उतना ही धीमा हो जाएगा। मिल्की वे के केंद्र में मौजूद है सैजिटेरियस ए स्टार। ये एक बहुत बड़ा ब्लैक होल है जिसका मैस है 40 लाख सूर्यों के बराबर।
इस कुदरती टाइम मशीन का इस्तेमाल करने के लिए हमें वहां एक स्पेसक्राफ्ट भेजना होगा। इस क्राफ्ट को अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए डीप स्पेस से होकर लंबी दूरियां तय करनी होंगी। ये सफर भरा होगा मुश्किलों से। मिल्की वे गैलेक्सी का बीच वाला हिस्सा हमारी गैलेक्सी की सबसे अजीब, सबसे कमाल की और उथल पुथल भरी जगहों में से एक है। ये विशाल ब्लैक होल कई अजीबोगरीब चीजों से भरा हुआ है, जैसे कि ढेर सी उथल पुथल, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड्स और जबरदस्त रेडिएशन। और इस ब्लैक होल के इर्द गिर्द मौजूद है गैस की एक तपती हुई डिस्क। किसी ब्लैक होल के पास ग्रेविटेशनल फील्ड बहुत ही दमदार होता है, लेकिन ये ब्लैक नहीं होता। वजह यह है कि इसके बाहर मौजूद चीज इसमें घुसने की कोशिश में होती है, लेकिन ये मटेरियल की एक डिस्क की शक्ल में चक्कर काटती है। इसे हम कहते हैं अक्रीशन डिस्क, और ये बहुत ही डेंस और गर्म होती है। इसमें से हाई एनर्जी पार्टिकल्स निकलते हैं, इसमें से तेज हवाएं निकलती हैं, और यहाँ बहुत उथल पुथल होती है। मतलब सब कुछ यहीं पर होता है। ये गैस होती है जो ब्लैक होल के और करीब पहुंच जाती है। इसका तापमान लाखों डिग्री हो जाता है, रफ्तार स्पीड ऑफ लाइट के आसपास हो जाती है। पृथ्वी पर मटेरियल की रफ्तार इतनी तेज करना बहुत मुश्किल है, तो ये फैक्ट कि इस अक्रीशन डिस्क में मटेरियल लाइट की स्पीड के मुकाबले 30% पर सफर करता है, हैरानी की बात है। हमारे मिल्की वे के केंद्र में मौजूद इस विशाल ब्लैक होल वाला हिस्सा कमजोर दिल वालों के लिए बिल्कुल नहीं है। अगर क्राफ्ट सफर को झेल जाए तो क्रू को पहली बार सजिटेरियस ए स्टार करीब से दिखेगा और वो इसके प्रभावों को महसूस कर पाएंगे। जब स्पेसक्राफ्ट ब्लैक होल के करीब पहुंचेगा तो अजीबोगरीब चीजें होने लगेंगी। मिशन कंट्रोल को एस्ट्रोनॉट्स कुछ ऐसे दिखेंगे, हेलो, और एस्ट्रोनॉट्स को मिशन कंट्रोल का जवाब यूं सुनाई देगा, ओह माय गॉड, सब ठीक तो है, यानी स्पीड बहुत तेज हो। फिर एस्ट्रोनॉट्स जवाब देंगे, ओ मैं ठीक हूं। वो स्लो मोशन में मूव करते नजर आएंगे। क्रू क्राफ्ट को इस सुपरमैसिव ब्लैक होल की ऑर्बिट की तरफ मोड़ता है। मिशन कंट्रोल को शायद क्राफ्ट हर 16 घंटे में परिक्रमा करता दिखे, लेकिन क्रू को ऑर्बिट बहुत छोटी लगेगी। दरअसल सजिटेरियस ए स्टार की ग्रेविटी मिशन कंट्रोल के मुकाबले क्राफ्ट के टाइम को धीमा कर देती है। अगर आप किसी स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल फील्ड में एंटर होते हैं, जैसे ब्लैक होल के करीब, और फिर आप वापस आते हैं, तो आप कम टाइम एक्सपीरियंस करेंगे पृथ्वी पर रहने वाले इंसान के मुकाबले। लेकिन ये आपको अजीब नहीं लगता। आप अपनी घड़ी देखेंगे तो आपको वक्त आपके अंदाज के हिसाब से ही बताता मालूम होगा। आपको महसूस भी नहीं होगा कि आप एक ग्रेविटेशनल फील्ड में हैं। पता तब लगेगा जब आप लौटेंगे और यहाँ के लोगों से घड़ी को मिलाएंगे। इस तरह ब्लैक होल के करीब तक जाने और फिर वापस आने से आप पृथ्वी पर मौजूद लोगों के मुकाबले अपने टाइम पैसेज की रफ्तार बढ़ा सकते हैं, यानी आप वक्त में छलांग लगा रहे हैं, इस तरह टाइम ट्रैवलिंग कर रहे हैं। अगर किसी ब्लैक होल के बाहर मौजूद ग्रेविटी टाइम में किसी स्पेसक्राफ्ट की रफ्तार बढ़ा देती है तो अंदर क्या होगा? ये जानने के लिए क्रू एक मैन्ड प्रोब को ब्लैक होल के इवेंट होराइजन की तरफ भेजता है। अगर उनके साथ कम्युनिकेशन बनाए रखा जा सके तो आपको हर चीज लाल होती नजर आएगी। ब्लैक होल की ग्रेविटी से बाहर आती लाइट दरअसल अपनी एनर्जी कमा रही होती है। ये पहले से धीमी पड़ती जाएगी और जब ये इवेंट होराइजन तक पहुंचेगी तो ये बहुत कम होकर फ्रीज हो जाएगी। इवेंट होराइजन पर प्रोब टाइम में फ्रीज होता और गायब होता मालूम पड़ता है, लेकिन प्रोब में टाइम बिल्कुल नहीं बदलता। क्रू ब्लैक होल में घुस जाता है। अंदर जबरदस्त ग्रेविटेशनल फोर्सेस के कारण प्रोब नूडल की तरह खिंच सकता है। अगर क्राफ्ट सही सलामत बच जाए तो क्रू सेंट्रल सिंगुलैरिटी की तरफ बढ़ता जाता है। यहां फिजिक्स के नियम फेल हो जाते हैं। सिंगुलैरिटी एक असली डिसकंटिन्यूटी है, स्पेस टाइम के फैब्रिक में एक कॉजल ब्रेक, और ये इस बात को कहने का एक शालीन तरीका है कि हमें नहीं पता कि इसके नीचे क्या होता है। अगर कोई सिंगुलैरिटी स्पेस टाइम में एक ब्रेक है तो क्या ये हमें टाइम में जंप लगाने की काबिलियत दे सकती है? किसी सुपर मैसिव ब्लैक होल के अंदर क्या होता है, ये सब बेहद एडवांस्ड थियोरेटिकल फिजिक्स के
दायरे में ही आता है। और ये भी हो सकता है कि सुपर मैसिव ब्लैक होल के केंद्र में मौजूद सिंगुलैरिटी से होकर गुजरा जा सकता है। इसके कई मायने हो सकते हैं, जैसे कि पैरेलल यूनिवर्सेस या फिर टाइम ट्रैवल। हो सकता है कि स्पेस और टाइम में कहीं ज्यादा उथल पुथल हो। स्पेस और टाइम के अलग अलग पॉइंट्स हर दिशा में एक दूसरे से जुड़ते हैं। तो ब्लैक होल के बीच वाले हिस्से में आप यूनिवर्स में किसी भी स्पेस या टाइम तक पहुंच हासिल कर सकते हैं। हम यकीन से नहीं कह सकते कि कोई सिंगुलैरिटी टाइम से होकर गुजरने वाला एक पोर्टल है, पर हमें यह पता है कि ब्लैक होल के इवेंट होराइजन को पार करने के बाद जिंदा नहीं बच सकते। ब्लैक होल्स की खूबी ये है, आप अंदर जाएंगे पर लौटेंगे नहीं। तो प्रोफेसर हॉकिंग की पार्टी में हिस्सा लेने के बाद वर्तमान में लौटने के लिए हमें एक अलग टाइम मशीन की जरूरत पड़ेगी जो हमें वापस आने दें। शायद वो मौजूद हो, लेकिन दाखिल होने वाले को शायद कुचल भी दें। फिल्मों में टाइम ट्रैवल 140 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से कार चलाने या किसी ब्लैक होल में घुसने जैसा आसान दिखाया जाता है। अतीत में टाइम ट्रैवल के कॉन्सेप्ट को फिल्मों और टीवी शोज में अक्सर दिखाया जाता है। वो ऐसा सही दिखाते हैं या गलत, कहना मुश्किल है। फिलहाल हम टाइम ट्रैवल को जितना भी समझते हैं वो या तो बहुत तेज रफ्तार पर सफर करने जैसा है या किसी ग्रेविटेशनल फील्ड से गुजरने जैसा है। ये सब चीजें आपको भविष्य में ले जा सकती हैं, लेकिन अतीत में नहीं। क्या फिजिक्स अतीत के लिए एक अलग रास्ता मुहैया करा सकती है? तारे और प्लैनेट्स स्पेस टाइम को मोड़ देते हैं और ब्लैक होल्स इन्हें बेंड कर देते हैं, लेकिन वर्म होल्स कहलाने वाले अजीब और थ्योरेटिकल ऑब्जेक्ट्स स्पेस टाइम से गुजरते हुए एक सुरंग के जरिए दो दूर दराज पॉइंट्स को आपस में जोड़ सकते हैं। मान लीजिए कि स्पेस टाइम का फैब्रिक इस बड़ी शीट जैसा है और आप एक से दूसरे पॉइंट तक पहुंचना चाहते हैं, तो वर्म होल इन दोनों पॉइंट्स के बीच एक पुल जैसा बना देगा और ये दोनों पॉइंट्स एक दूसरे के करीब आ जाएंगे। ट्रैवलर्स वर्म होल के एक छोर में दाखिल होंगे और एक बिल्कुल अलग जगह निकलेंगे, जिससे दूर दराज लोकेशंस तक सीधी पहुंच मुहैया हो जाएगी। और क्योंकि वर्म होल्स स्पेस और टाइम में पॉइंट्स को आपस में जोड़ते हैं, तो वो रियल लाइफ टाइम ट्रैवल के दरवाजे खोल सकते हैं। जनरल ग्रेविटी से जुड़े कुछ समाधान हैं जो वर्म होल के एक कॉन्सेप्ट को अलाउ करते हैं। इसमें अगर आप वर्म होल में दाखिल होकर इसके सफर में बच जाते हैं, तो वर्म होल से निकलने वाला टाइम इसमें घुसने वाले टाइम से भी पहले का होगा, तो इसे एक तरह से टाइम ट्रैवल कहा जा सकता है। लेकिन ट्रैवलर्स को यह पक्का करना होगा कि वर्म होल में घुसने वाली जगह वर्तमान से जुड़ी हो, जबकि निकलने वाली जगह अतीत के साथ। पता चला है कि ऐसा करने का एक तरीका है। आप एक वर्म होल के दो छोर ले लीजिए। ये स्पेस टाइम के बीच से गुजरने वाली एक सुरंग जैसी है। अब कोई एक छोर ले लीजिए और इसकी रफ्तार स्पीड ऑफ लाइट जितनी कर दीजिए। आप देखेंगे कि ये टाइम में फ्रीज हो जाएगी, वो भी टाइम डायलेशन के जरिए। और दूसरी तरफ वर्म होल का ये छोर टाइम में ट्रैवल करता रहेगा। मान लीजिए भविष्य में आप कभी उस जगह तक वापस लौटना चाहते हैं जहां वर्म होल्स बनाए गए थे, तो आप वर्म होल के इस छोर से घुसेंगे जो टाइम में आगे की तरफ जा रहा है, और आप उस जमे हुए वर्म होल से निकलेंगे जहां से आपने शुरुआत की थी। लेकिन पीछे की तरफ सफर करने की भी एक सीमा है। आपने जिस पल में इसे बनाया था, आप उससे पीछे नहीं जा पाएंगे, राइट? तो आप इस वक्त ये टाइम मशीन बनाइए और फिर भविष्य में लोग उस पल तक लौट सकते हैं जब इसे बनाया गया था। कोई वर्म होल टाइम मशीन हमें हॉकिंग की पार्टी तक नहीं पहुंचा सकती। और टाइम ट्रैवल के लिए वर्म होल्स के इस्तेमाल के साथ एक और बड़ी समस्या भी जुड़ी हुई है। अगर हमें वर्म होल मिल भी जाए और हम अतीत की तरफ जाने की कोशिश करें, तो ग्रेविटेशनल फोर्स इतना स्ट्रांग होगा कि हम किसी ब्लैक होल में समा जाएंगे। किसी वर्म होल से होकर गुजरते वक्त जिंदा बचे रहना बहुत जरूरी है, और ऐसा करने के लिए आपको वर्म होल के गले को खुला रखना होगा।
वैसे इसका एक ही तरीका है। वर्म होल को खुला रखने के लिए नेगेटिव एनर्जीज की जरूरत होती है। सुनने में बात बुरी लगेगी और लगनी भी चाहिए। नहीं पता कोई इस तरह की नेगेटिव एनर्जी बना सकता है या नहीं। लोग एनर्जी के बड़े अनोखे रूपों की बात करते हैं जो इन वर्म होल्स को धकेल सकते हैं, लेकिन हमें ऐसी किसी चीज के बारे में नहीं पता। हम तो बस डार्क एनर्जी के बारे में ही जानते हैं जो यूनिवर्स के फैलाव को कथित तौर पर रफ्तार देती है। डार्क एनर्जी यूनिवर्स को पुश करती है, लेकिन क्या ये इतनी अनोखी है कि किसी वर्म होल को खोल सके? इसमें नेगेटिव एनर्जी नहीं होती, लेकिन कुछ साइंटिस्ट्स को लगता है कि हमें शायद ऐसी चीज मिल जाए। सबसे पहले लोगों ने यह कहा कि इस तरह की कोई चीज नहीं होती, लेकिन फिर एक और अजीब बात हुई। कहा गया था कि डार्क एनर्जी नहीं होती, लेकिन पता चला कि वो होती है। तो अब हम ये कहने में थोड़ा संकोचने लगे हैं कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। हो सकता है किसी दिन हमें नेगेटिव एनर्जी वाली कोई चीज मिल जाए जिससे वर्म होल और अतीत की तरफ लौटने के दरवाजे खुल जाएं। लेकिन अतीत के सफर का एक और रास्ता हो सकता है, टाइम को कंट्रोल करना। शायद टाइम को बेंड और स्ट्रेंच किया जा सकता है, बल्कि टाइम के अलग अलग वर्जन भी हो सकते हैं। तो कुछ मायनों में टाइम ट्रैवल असली भी और हमारी वाइल्डेस्ट साइंस फिक्शन फैंटेसीज जितना अजीब भी हो सकता है। टाइम ट्रैवल से साइंस फिक्शन से जुड़ी कमाल की यात्राओं की प्रेरणा मिलती है, और शायद अतीत का सफर करना सबसे बढ़िया वेकेशन साबित हो। अगर मैं अतीत में जा पाती तो मैं उस दौर में जाना चाहती जब प्राचीन रोमन एम्पायर के सुनहरे दौर में था। मैं अतीत में 13 अरब साल पहले लौटकर हमारी गैलेक्सी को बनते देखना चाहूंगा। अगर मैं एक टाइम ट्रैवलर होती तो मैं जरूर स्टीफन हॉकिंग की पार्टी में शामिल होना चाहती। लेकिन क्या ये वाकई मुमकिन है? क्या हम कभी अतीत के सफर पर जा सकेंगे? अगर हम सचमुच अतीत का सफर कर सकें तो संभावनाएं बेहिसाब होंगी, लेकिन ऐसे सफर के दौरान रहस्यमय टेम्पोरल पैराडॉक्सेस का भी सामना करना पड़ता है। साइंस फिक्शन में भी टाइम ट्रैवल पैराडॉक्सेस से जुड़ी हुई है। क्या ऐसा मुमकिन है कि आप अपने अतीत को बदल सकें? और इसे समझाने का सबसे आसान तरीका है ग्रैंडफादर पैराडॉक्स। जरा सोचिए कि आप अतीत में लौट पाते और अपने दादाजी को मार पाते। ऐसा होने पर आपके माता पिता कैसे पैदा हो पाते और आपका जन्म भी नहीं हो सकता था। अगर आप पैदा ही ना होते, आपका वजूद ही ना होता, तो आप अपने दादा को कैसे मारते? आप बस गोल गोल घूमते रहेंगे। इस बात का कोई मतलब नहीं निकलेगा। ऐसा होना नामुमकिन है। ऐसा लगता है कि यूनिवर्स के नियम आपको अतीत में लौटने की इजाजत नहीं देंगे, लेकिन शायद इनमें कोई लूप होल हो। बिना किसी पैराडॉक्स को क्रिएट किए अतीत में सफर करने का तरीका हो सकता है। इसका श्रेय जाता है स्पेस और टाइम के आपसी रिश्ते को। जब आप एक 4 डायमेंशनल स्पेस टाइम में यकीन करने लगते हैं, तो फिर आप उस पूरी 4 डायमेंशनल चीज की हकीकत को कंसेप्चुअलाइज करने लगते हैं, जो है ब्लॉक यूनिवर्स। ये 4 डायमेंशन वाली चीज होती है। उसके अलग अलग हिस्से और टाइम के अलग अलग पल होते हैं। ब्लॉक यूनिवर्स में अतीत, वर्तमान और भविष्य एक साथ होते हैं। अगर आप इस सारे फ्रेमवर्क के बाहर कदम रखें और इस ब्लॉक यूनिवर्स को देखें, तो आपको अपने सामने टाइम 0 से टाइम इन्फिनिटी तक यूनिवर्स का पूरा इतिहास नजर आएगा। 15 करोड़ साल पहले इस पृथ्वी पर डायनासोर्स के मौजूद होने से लेकर भविष्य में सैकड़ों साल आगे सोलर सिस्टम में इंसानों के बस्तियां बसाने तक, और फिर 2009 में टाइम ट्रैवलर्स के लिए दी गई हॉकिंग्स की पार्टी तक, ब्लॉक यूनिवर्स में यह सारा इतिहास सिलसिलेवार तरीके से मौजूद है। एस्ट्रोफिजिसिस्ट पॉल सटर बताते हैं, आप ब्लॉक यूनिवर्स को एक फिल्म रील मान सकते हैं जिसमें अतीत और भविष्य दोनों मौजूद है। ये एक ही फिल्म पर फ्रेम्स की शक्ल में है। ये सारी फ्रेम्स पहले से ही हैं, लेकिन हम इन्हें एक खास क्रम में और एक खास दिशा में महसूस कर पाते हैं, और ये निर्भर करता है फिल्म घुमाने वाले हैंडल पर। एक हैंडल के जरिए कोई फिल्म रील घूमती है
अतीत से भविष्य की तरफ। लेकिन क्योंकि टाइम का हर पल इस रील पर एक फ्रेम की शक्ल में मौजूद है, तो हम उसे यकीनन देख सकते हैं। अगर ब्लॉक यूनिवर्स का आइडिया वाकई सच है, तो उससे टाइम ट्रैवल ज्यादा आसानी से समझने लायक और मुमकिन लगता है। बस हमें इस रील के हिस्सों तक पहुंचने का कोई तरीका ढूंढना होगा। और इसके लिए हमें टाइम से होकर सफर करने का कोई रास्ता खोजना पड़ेगा। हम ये जानते हैं कि प्लैनेट्स और ब्लैक होल्स स्पेस टाइम को मोड़ देते हैं, लेकिन आइंस्टाइन की इक्वेशंस दिखाती हैं कि एक दूसरे के चारों तरफ घूम रही विशाल चीजें स्पेस टाइम को एक लूप में खींच सकती हैं। हमारे यूनिवर्स के जिन हिस्सों में टाइम ट्रैवल जैसी अजीब चीजों की मौजूदगी की संभावना सबसे ज्यादा है, वो स्पेस टाइम कर्वेचर के सबसे चरम हिस्सों में है। आप एक ऐसी पेचीदा सिचुएशन की कल्पना करें जहां मास बहुत ज्यादा हो और ये इस तरह से मूव कर रहा हो कि स्पेस अपने ऊपर ही ट्विस्ट हो जाए। नेकेड सिमिलैरिटीज कहलाने वाले थियोरेटिकल ऑब्जेक्ट्स ऐसा कर सकते हैं, जैसे कि दो ब्लैक होल्स के केंद्र लेकिन जो असीमित रूप से खींचे हुए हों। अगर दो नेकेड सिमिलैरिटीज एक दूसरे के करीब आ रही हों, तो वो स्पेस टाइम से होकर एक लूप्ड पाथ बना सकती हैं, और इसे कहा जाता है क्लोज्ड टाइम लाइक कर्व। किसी क्लोज्ड टाइम लाइक कर्व में स्पेस टाइम से गुजरने वाला एक बहुत ही खास तरह का रास्ता होता है, जिसमें एक शुरुआत वाली जगह होती है और आप स्पेस टाइम से होकर चलना शुरू करते हैं। जैसे कि फिल्म के इस पीस में फ्रेम आगे बढ़ते हैं और पता चला कि एक क्लोज्ड टाइम लाइक कर्व में आपका जो आखिरी फ्रेम है वो बिल्कुल वैसा ही है जैसा आपका शुरू वाला फ्रेम है। तो जैसे ही आप स्पेस में आगे बढ़ते हैं, आप भविष्य की तरफ चलने लगते हैं, लेकिन साथ ही अपने अतीत की तरफ भी जाते हैं और वहीं पहुंच जाते हैं जहां से आपने स्पेस और टाइम दोनों में शुरुआत की थी। इस तरह लूप बंद हो जाता है। क्लोज्ड टाइम लाइक कर्व्स के जरिए आप स्पेस टाइम की लूपिंग करके अपने अतीत तक पहुंच सकते हैं, लेकिन ब्लॉक यूनिवर्स में टाइम ट्रैवलिंग की एक बड़ी कमजोरी है। आप अपने अतीत को बदल नहीं सकते। अगर ये ब्लॉक यूनिवर्स आइडिया सही है, ये मूवी रील किसी यूनिवर्स जैसी है जिसके मुताबिक सारा टाइम एक वक्त में ही मौजूद है, तो फिर ये ग्रैंडफादर पैराडॉक्स को हल कर देता है। आप अतीत में लौटकर अपने दादा का कत्ल नहीं कर सकते, ऐसा हो ही नहीं सकता, और ना आपने ऐसा किया होता। आप ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि ऐसा हुआ ही नहीं। किसी ब्लॉक यूनिवर्स में टाइम ट्रैवलर्स इतिहास को नहीं बदल सकते, तो हम क्योंकि जानते हैं कि किसी ने भी स्टीफन हॉकिंग की पार्टी अटेंड नहीं की, तो कोई कभी करेगा भी नहीं। टाइम ट्रैवल की खोजबीन करके साइंटिस्ट्स हमारे यूनिवर्स से जुड़े रहस्यों को सुलझा रहे हैं, लेकिन एक सवाल का जवाब नहीं मिला। ये सफर सिर्फ एक ही दिशा में होता क्यों लगता है? तो फिर ऐसा क्यों कि हमें अतीत तो याद है लेकिन भविष्य नहीं जानते? आम सा लगने वाला ये सवाल ही अपना जवाब लगने लगता है और हमारे यूनिवर्स की शुरुआत का अंदाजा देता है। पैसेज ऑफ टाइम पत्थर में नक्श नहीं है। टाइम को मोड़ा और धीमा किया जा सकता है, इसे जमा भी सकते हैं, लेकिन टाइम का हमारा तजुर्बा स्थिर लगता है। टाइम सिर्फ एक ही दिशा में आगे बढ़ता है। टाइम के सिलसिले में तो कोई दिशा होती है, लेकिन स्पेस के मामले में नहीं होती। ऊपर नीचे, दाएं बाएं, आगे पीछे जैसी चीजों में कोई फर्क नहीं होता, लेकिन कल और आज में फर्क होता है। टाइम आगे की तरफ ही क्यों बढ़ता लगता है, पीछे की तरफ क्यों नहीं? हमारी रोजमर्रा की जिंदगी की बहुत सी चीजें टाइम की एक ही दिशा में समझ में आती लगती हैं। आप किसी अंडे को तोड़ें तो ये फिर से अंडा नहीं बन जाता। अगर आप किसी अंडे को स्क्रैम्बल करें तो वो फिर पहले जैसा नहीं होगा, यानी चीजें खास क्रम में होती। समय की यही गलती हमारी रोजमर्रा की जिंदगियों में दिखने वाली उथल पुथल से जुड़ी मालूम होती है। आइए कॉफी पीते हुए इस बारे में बात की जाए। अगर मेरे सामने कॉफी का ये मग मौजूद है, तो ऐसा तभी हो सकता है अगर मग के तमाम छोटे छोटे टुकड़े, सारा लिक्विड और कॉफी इस शेप में हो और वो फिलहाल मेरे सामने है। मग को कहा जाता है हाईली ऑर्डर्ड स्टेट। लेकिन अगर मैं इसे टेबल से गिरा दूं और इस मग के टुकड़े टुकड़े हो जाएं,
तो ऐसा कभी नहीं हो सकता कि ये सारे बिखरे हुए टुकड़े और लिक्विड दोबारा से एक मग की शक्ल ले लें। हम ये जानते हैं कि ये टूटा हुआ प्याला फिर से साबुत नहीं हो सकता। साइंटिफिक टर्म्स में कॉफी मग का ये डिसऑर्डर या एंट्रोपी बढ़ते ही जाते हैं, घटते कभी नहीं। और पूरे यूनिवर्स में एंट्रोपी भी बढ़ती ही है, जैसे कि यूनिवर्स में समय अतीत से भविष्य की ओर बढ़ता है। यूनिवर्स में मौजूद हर चीज धीरे धीरे और ज्यादा डिसऑर्डर्ड होती जा रही है, लेकिन क्यों? हम कभी ये नहीं सोचते कि टूटे हुए अंडे फिर से आपस में जुड़ जाएंगे और ये सिलसिला लौट सकता है बिग बैंग तक कि तब स्थितियां कैसी रही होंगी। 13 अरब 80 करोड़ साल पहले स्पेस टाइम एक छोटे से पॉइंट से बड़ी तेजी से फैला। पलक झपकते ही यूनिवर्स का जन्म हो गया। तो ये था टाइम का पहला पल। हमारी यूनिवर्स की मौजूदा समझ ये बताती है कि एक टाइम जीरो भी होता था। इस पल में यूनिवर्स अपने वजूद में आया और वो है बिग बैंग। शायद बिग बैंग एक बहुत ही लो एंट्रोपी स्टेट रही होगी। सब कुछ ऑर्डर में था, बहुत डेंस था और बहुत ही गर्म भी। तो एंट्रोपी कहीं जा नहीं सकती थी, बस उसके पास बढ़ने का विकल्प था। टाइम जीरो पर यूनिवर्स एनर्जी के हाईली ऑर्डर्ड डेंस स्पेक से बढ़ने लगा। 3,80,000 साल बाद पहले एटम बने, फिर धीरे धीरे गैस आपस में एकजुट होने लगी। फिर करीब 20 करोड़ साल बाद पहले तारे बने, फिर कुछ टाइम बाद उनसे गैलेक्सीज की रचना हुई। यूनिवर्स की जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, ये फैलता है, ये और ज्यादा डिसऑर्डर्ड होता जाता है। गैलेक्सीज के बीच का फर्क बढ़ता जाता है। खरबों साल के दौरान इस उथल पुथल का ही दौर रहेगा। तारों को बनाने वाली गैस खत्म हो जाएगी, नए तारे नहीं बनेंगे। आखिरी तारों के दम तोड़ने पर यूनिवर्स ठंडा और स्याह हो जाएगा। हमारे यूनिवर्स के इस तरह लगातार फैलते जाने की वजह से शायद इसका अंत बहुत बुरा होगा और एक दिन ऐसा भी आएगा जब यूनिवर्स का आखिरी तारा भी बुझ जाएगा और फिर अंधेरा हो जाएगा। बिग बैंग से शायद ये जवाब मिले कि टाइम एक ही दिशा में क्यों चलता है, अतीत से वर्तमान और फिर भविष्य की तरफ, आखिरी डिटेल तक। यूनिवर्स में एंट्रोपी के बढ़ने से पता चलता है कि आप एक पूरे अंडे को तोड़ उसे स्क्रैम्बल क्यों कर सकते हैं, लेकिन स्क्रैम्बल्ड एग से पूरा अंडा बना पाना बहुत मुश्किल है। और एंट्रोपी भविष्य के टाइम ट्रैवलर्स के लिए एक बड़ी समस्या हो सकती है। टाइम की इस गलती का मतलब है कि धीरे धीरे हालात और बदतर होते जाएंगे, तो अतीत में जाने से लॉ ऑफ एंट्रोपी टूटेगा। और क्या एंट्रोपी ही वो वजह है जो हमें अतीत का सफर नहीं करने देगी? ये अतीत के उस हिस्से में लौटने जैसा है जब खुद एनर्जी भी अलग तरह की थी, उथल पुथल का लेवल ही अलग था। हो सकता है इस लॉ ऑफ एंट्रोपी की वजह से हम भविष्य की तरफ बढ़ते चले जाएं। एरर ऑफ टाइम शायद अतीत के सफर की दिशा में एक और बाधा साबित हो, लेकिन कुछ साइंटिस्ट्स को लगता है कि इसका कोई हल निकल सकता है। टाइम ट्रैवलर्स क्वांटम रेल्म में अतीत का सफर कर सकते हैं। हमारी इस छोटी सी दुनिया में हम बेशक दोनों दिशाओं में टाइम ट्रैवल का अनुभव नहीं करते, लेकिन शायद क्वांटम रेल्म के जरिए ऐसा करना मुमकिन हो जाए। हम रियलिटी के बारे में जो कुछ जानते हैं, क्वांटम टाइम ट्रैवल शायद उस सब को बदल दे। हम टाइम के फ्लो को एक ही दिशा में महसूस करते हैं, आगे की तरफ। सुई की घड़ियां कभी पीछे को नहीं चलती, टूटा हुआ अंडा दोबारा नहीं जुड़ता, और लोग तभी कोई पार्टी अटेंड कर सकते हैं अगर उससे पहले उन्हें इनवाइट किया जाए। लेकिन यूनिवर्स में एक जगह ऐसी है जहां ये एरर ऑफ टाइम दोनों दिशाओं में चल सकती हैं। सब एटॉमिक रेल्म में, जहां नियंत्रण है क्वांटम मैकेनिक्स का।
क्वांटम मैकेनिक्स में हम ये जानते हैं कि सब एटॉमिक वर्ल्ड एक बहुत ही अजीब जगह है। हमें यूनिवर्स में जो कुछ दिखता है उसे बनाया है माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स ने। क्वार्क्स, लेप्टॉन्स और बोसॉन्स, ये वो छोटे बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं जिनके अपने नियम हैं, यानी लॉज ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स। क्वांटम जगत में सब एटॉमिक पार्टिकल्स दीवारों के आर पार जा सकते हैं और इनका वजूद कभी हो सकता है और कभी खत्म हो सकता है। लेकिन लॉज ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स की एक और अजीब खूबी है, ये रिवर्सिबल मालूम होते हैं। क्वांटम मैकेनिक्स में भविष्य की तरफ जाने या अतीत की तरफ लौटने में कोई फर्क नहीं होता। मार्च 2019 में रशियन साइंटिस्ट्स ने इस बात को टेस्ट किया। उन्होंने एक क्वांटम कंप्यूटर का इस्तेमाल करके एक ऐसा इलेक्ट्रॉन सिमुलेट किया जो टाइम में 1 सेकंड के कुछ अंश तक पीछे की ओर सफर कर रहा था। टीम ने यह गणना की कि यह बैकवर्ड मोशन असल दुनिया में भी हो सकता है, लेकिन ऐसा शायद यूनिवर्स के 13 अरब 80 करोड़ साल के इतिहास में एक ही बार हुआ होगा। बहुत ही छोटे लेवल पर फिजिक्स के लॉज टाइम रिवर्सल इनवेरिएंट हैं, तो टाइम ट्रैवल का यह आइडिया क्वांटम रेल्म में नजर आता है। कम से कम मैथमेटिकल कैलकुलेशंस में तो यह दिखता ही है। अगर क्वांटम रेल्म्स एरर ऑफ टाइम असल दुनिया में आगे और पीछे की तरफ बढ़ती हैं, तो क्वांटम पार्टिकल्स स्टीफन हॉकिंग की पार्टी के लिए एक नया रास्ता सुझा सकते हैं। लेकिन शायद यह सफर पुरसुकून ना हो। अगर क्वांटम टाइम ट्रैवल का ये आइडिया सच्चा है तो आप स्टीवन हॉकिंग्स की टाइम ट्रैवल पार्टी में जा सकते हैं, लेकिन एक बार में एक सब एटॉमिक पार्टिकल के जरिए। इंसान के शरीर में इस पृथ्वी पर मौजूद रेत के कुल कणों से भी ज्यादा पार्टिकल्स होते हैं, तो किसी इंसान को सुरक्षित तरीके से सब एटॉमिक पार्टिकल्स में डिकंस्ट्रक्ट करके उसे दोबारा से बनाना मुमकिन नहीं है। लेकिन क्या क्वांटम पार्टिकल्स एक अलग तरह की टाइम ट्रैवल के लिए रास्ता आसान बना सकते हैं? हम क्वांटम पार्टिकल्स का इस्तेमाल करके रोजाना इंफॉर्मेशन को भेजते हैं। इलेक्ट्रॉन्स हमारे कंप्यूटर्स में सिग्नल्स को पहुंचाते हैं और फोटॉन सेल फोन सिग्नल्स को स्पेस में पहुंचाकर वापस भी लाते हैं। तो क्या हम इंफॉर्मेशन को पार्टिकल्स पर एनकोड करके अतीत में भेज सकते हैं? शायद हमारे आज से कम उम्र वाले शरीर को। अगर आप इंफॉर्मेशन को अतीत में भेज सकें तो आप बहुत ही अमीर हो सकते हैं। अगर आप अगले हफ्ते के स्टॉक प्राइसेस को अतीत में भेज सके तो वाकई आपकी जेबें काफी भारी हो सकती हैं। वर्तमान को बदलने के लिए अतीत की ओर इंफॉर्मेशन भेजने का आइडिया काफी दिलचस्प है। शायद हम 2009 वाली हॉकिंग्स की पार्टी के लिए साइंटिस्ट्स को इनविटेशन भेज सकें। लेकिन अगर यह मुमकिन हो भी जाए तो भी हमें पता नहीं चलेगा कि यह संदेश पहुंचा या नहीं। पर क्वांटम मैकेनिक्स इस बात में एक अड़ंगा लगाकर यह सजेस्ट करता है कि अतीत भी कई अलग अलग फ्यूचर्स में बट सकता है। अगर दो सब एटॉमिक पार्टिकल्स के बीच एक इंटरैक्शन होता है तो ये संभावना है कि वो एक दिशा में जाएं या दूसरी दिशा में, पर हमें ये एक ही दिशा में जाता लगेगा। पर क्वांटम मैकेनिक्स का कहना है कि ये दोनों दिशाओं में जा सकता है, तो उससे दो यूनिवर्स बन जाते हैं। टाइमलाइन स्प्लिट हो गई है। क्वांटम जगत में किसी पार्टिकल को या डिलोरियन को किसी पार्टी में इनवाइट करने से एक नई टाइमलाइन बन सकती है। तो इस नई टाइमलाइन में तो हॉकिंग की पार्टी में काफी मेहमान रहे होते, पर हम इस पार्टी लाइन का हिस्सा नहीं हैं और ना ही हमारे स्टीफन हॉकिंग। आप अपने ही यूनिवर्स में टाइम ट्रैवल करके चीजों को नहीं बदल सकते। आप एक पॉइंट ऑफ टाइम पर दूसरे यूनिवर्स में सफर करते हैं और वहां से ही चीजें आगे बदली जा सकती हैं, और तब चीजें बदलने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उस यूनिवर्स में आप बाद में जन्म लेकर पीछे लौटकर चीजों को नहीं बदल सकते जो किसी दूसरे यूनिवर्स में हुई है। मैं जानता हूँ इस सब को समझना मुश्किल है और बताना भी कठिन है। हो सकता है कि अगर यूनिवर्स असीमित संख्या में हो तो शायद मैं इस बात को बेहतर ढंग से समझ पाऊं। मुझे उम्मीद तो कुछ ऐसी ही है। लेकिन फिलहाल तो टाइम ट्रैवल एक साइंस फिक्शन ही है।
तो मेरी निजी राय यह है कि कुछ भी समय में वापस लौटने वाला नहीं, ना पार्टिकल्स ना इन्फॉर्मेशन, कुछ नहीं। कभी कभी वक्त में वापस लौटने और किसी चीज को सुधारने जैसी रिपोर्ट सुनते रहते हैं, लेकिन ये किसी फिल्म को देखने से ज्यादा और कुछ भी नहीं है। पर किसी दिन शायद साइंटिस्ट एग्जॉटिक मैटर के किसी सोर्स को खोजकर किसी वर्म होल को खोल लेंगे या स्पेस टाइम को मोड़ने का कोई तरीका ढूंढ लेंगे। आप किसी भी चीज को नामुमकिन नहीं कह सकते, क्योंकि आज हम जिसे साइंस समझते हैं वो 1 सदी पहले साइंस फिक्शन या किसी सिर फिरे की बातें कही गई होंगी। पर मुझे थोड़ी बहुत उम्मीद है क्योंकि बहुत स्मार्ट लोगों ने यह साबित करने की कोशिश की है कि यह नामुमकिन है, मगर वो फेल हो गए। और शायद इस दौरान हम ये जान पाएं हाउ द यूनिवर्स वर्क्स। टाइम ट्रैवल यकीनन साइंस फैक्ट नहीं है, साइंस फिक्शन है, लेकिन टाइम ट्रैवल के बारे में सोचें और समझें कि ऐसा होना मुमकिन क्यों नहीं है। बहुत ही इंटरेस्टिंग है, क्योंकि इससे हम अपने यूनिवर्स के बारे में काफी कुछ जान सकते हैं। और इस बारे में सोचना भी वाकई दिलचस्प है, क्योंकि ये हमें फिजिक्स के कुछ बहुत ही मुश्किल सवालों के जवाब ढूंढने को भी मजबूर करता है, और इससे हम रियलिटी की गहरी समझ आखिरकार हासिल कर ही लेंगे। एलिस इन वंडरलैंड की तरह ये यूनिवर्स हमें रैबिट होल में और आगे ले जाता चला जा रहा है।